Good morning, all of you. Welcome again. Now, open page number 144. Three orders have been completed. Now, we comes to next order. This order belongs to new towns and townspeople. It is named a fourth order. इसको चौथा ऑर्डर के नाम से पुकारा गया है. फोर्थ ऑर्डर क्या है? न्यू टाउन, नए नए सिटीज, नए नए टाउन्स ऑर्गेनाइज होना, बनना, और टाउन और वहाँ के लोग. ठीक है. किस तरह से टाउन्स बने? जो पहले विलेज थे या डेजर्टेड प्लेसेस थे, वो टाउन्स में कैसे कन्वर्ट हुए, और टाउन्स पीपल फिर वहां पर किस तरह से पॉपुलेशन ग्रो करी, डिफरेंट थिंग्स वहां पर असेंबल हुई. ये बात अब इसमें जानेंगे. अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ इन एग्रीकल्चर. जब कृषि बढ़ी, जब एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ, इसका विस्तार हुआ, तो इसके विस्तार के साथ साथ तीन चीजें जो इससे रिलेटेड थी उनमें भी ग्रोथ आया, उनमें भी उछाल आया. वो था पॉपुलेशन. जब कृषि बढ़ने लगी, खाद्यान्न इंक्रीज होने लगा, तो पॉपुलेशन, ट्रेड और टाउन, ये तीन चीजें इफेक्ट हुई, प्रभावित हुई. इनमें भी बढ़ोतरी हुई. फ्रॉम, अब इसमें कुछ ये कैलकुलेशन है, कुछ स्टैटिस्टिक्स है. 42 मिलियन इन 1000 जो ईयर्स का आपका एडी है, इसमें 42 मिलियन पॉपुलेशन थी यहाँ की. यूरोप पॉपुलेशन, और यूरोप की पॉपुलेशन 62 मिलियन, अराउंड 1200 सेंचुरी में कितनी पॉपुलेशन हो गई? 62 बिलियन. एंड 73 मिलियन और 73 मिलियन 1300 सेंचुरी में. तो ये डिफरेंस पॉपुलेशन में, ये डिफरेंस देखा गया. बेटर फूड मीन ए लॉन्गर स्पेन लाइफ. अच्छे खाने का मतलब, पौष्टिक खाने का मतलब अच्छी उम्र, अच्छी सेहत, अच्छी उम्र. By the 13th century, 13वीं शताब्दी तक, an average European could expect to live 10 years longer. यदि कह रहा है कि 13th century तक कोई भी व्यक्ति अपनी उम्र की जो उसकी एक्सपेक्टेंसी थी, जो मतलब वो 10 साल जी सकता था पिछले 500 सालों. मतलब अगर हम 8th सेंचुरी को देखें, तो 8th सेंचुरी और 13th सेंचुरी में डिफरेंस क्या है? इतना डेवलपमेंट आ चुका था. ये जो लोग थे वो 10 साल ज्यादा अपनी उम्र से, जो उम्र उनकी 7th और 8th सेंचुरी में थी, उससे अब 13th सेंचुरी में 10 साल ज्यादा, 10 ईयर्स प्लस वो जी सकते थे. तो देन इन द 8th सेंचुरी, वीमेन एंड गर्ल्स हैड शॉर्टर लाइफ स्पैन. अच्छा, अगर हम देखते हैं तो वीमेन एंड गर्ल्स, महिलाएं और लड़कियां, इनकी जो लाइफ स्पैन होता था वो शॉर्ट होता था, छोटा होता था, कंपेयर टू मैन, मनुष्यों के मुकाबले. मतलब मर्द के मुकाबले लड़कियों का और महिलाओं का जो लाइफ स्पैन था वो कम था. क्यों था? द लेटर द एट बेटर. क्योंकि जो पुरुष होते थे वो अच्छे खाने पर ध्यान दिया करते थे, पौष्टिक आहार खाया करते थे, इसलिए ये बताता है. नेक्स्ट जो पेरा है 144 पेज का नेक्स्ट पेरा. द टाउन्स ऑफ द रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर के जो टाउन्स थे वो अब डेजर्टेड हो चुके थे, रूइंड हो चुके थे, है नहीं. इसका जब रोमन एम्पायर का फॉल हुआ था, इसका डिक्लाइन हुआ था, तब बहुत से टाउन, myriad ऑफ टाउन हैड बीन रूइंड. बट फ्रॉम द, लेकिन 11th सेंचुरी में, लेकिन 11th सेंचुरी आते आते एज एग्रीकल्चर, जैसे ही खेती बाड़ी, कृषि के क्षेत्र में विस्तार हुआ, एंड बिकेम एबल टू सस्टेन हायर लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन. और इतनी कृषि बढ़ी, इतनी उत्पादन प्रोडक्टिविटी बढ़ी कि एक अच्छी खासी पॉपुलेशन को सस्टेन किया जा सकता था. टाउन्स बिगेन टू ग्रो अगेन. जो टाउन्स थे, जो टाउन्स डेजर्टेड हो चुके थे, बिल्कुल वीरान हो गए थे, फिर से वो टाउन ग्रो करने लगे, डेवलप होने लगे. खाद्यान्न या जो फूड ग्रेन्स की सरप्लस होने से, खेती अच्छी होने से वो बढ़ने लगे. पीजेंट्स हु हैड सरप्लस, कि वो किसान जो अपने आवश्यकता से अधिक सरप्लस अनाज जिनका होता था,
अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद जो सरप्लस जो उनके पास फूड ग्रेन होता था, अब उसको वो बेचने के लिए घर से निकलते थे। अब उनको चाहिए था एक मार्केट प्लेस, उनको चाहिए था सेलिंग प्लेस, बेचने की जगह। एंड वेयर दे कुड, जहां वो उस माल को बेचकर वो चीजें ले सकें जो उनके काम आती हैं, जैसे टूल्स हैं, औजार हैं, क्लॉथ कपड़ा है और अदर थिंग्स है। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर। अब जब इस चीज की आवश्यकता, हम कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो जब इस तरह की प्रॉब्लम्स उनके सामने आने लगी, जब उनका सरप्लस अनाज होने लगा, खेती अच्छी होने लगी, तो उनको अब कपड़ा भी चाहिए था। उनके पास सिर्फ खाने को होता, खाने को वो उसको जाके बेचते थे सेलिंग प्लेस में या मार्केट प्लेस में जाकर। वहां जब उन्होंने तो उसको बेचकर वो कपड़ा खरीदते थे और अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को वो परचेस करते थे, जो बेसिक नीड्स में आती है और चीजों में आती है। इससे क्या हुआ, दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर। इससे वीक में या मंथ में एक या दो मेले लगना शुरू हो गए। मेलों का जन्म यहाँ से होता है। इस तरह से लोग इकट्ठे होकर अपने सामान को बेचते और एक्सचेंज करते। पीरियोडिक फेयर एंड स्मॉल मार्केटिंग सेंटर, और स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स बन गए। दिस लेड टू द मार्केट विच ग्रेजुअली डेवलप्ड टाउन लाइफ फीचर, है ना। जब इस तरह की हेक्टिक लाइफ वहाँ की हो गई, उन चीजों की, है ना, एक अच्छी खासी एक हलचल देखी गई, धीरे धीरे फेयर मार्केट बने, फिर इन्होंने टाउन्स का रूप ले लिया, कस्बों का रूप ले लिया, एंड होम्स, यानी और एक टाउन स्क्वायर, वहां पर एक टाउन स्क्वायर बनने लगा। चर्च भी बन गया जहां पर लोग इकट्ठे हुए, जहां लोग रहने लगे, अपने माल को बेचने लगे, मार्केट बने। तो इससे इन चीजों का जन्म हुआ। चर्च बने, रोड बने, वेयर मर्चेंट बिल्ड, जहां पर रोड बने, रोड के आसपास मर्चेंट व्यापारी लोग अपनी दुकानें बना सकते थे, घर बना सकते थे, बनाने लगे। एंड ऑफिस, और एक ऑफिस ही बन गया सरकारी, वेयर दोज हु गवर्न द टाउन, जो टाउन पर गवर्न करते थे, जो टाउन को चलाते थे, वहाँ का अधिकारी ऑफिस में बैठने लगा। कोल्ड मीट, ठीक है। इन अदर प्लेसेस, दूसरे स्थानों पर टाउन्स ग्रीव अराउंड लार्ज कौशल्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैनर हाउसेस और किंग हाउसेस, जो मैनर्स जो लॉर्ड्स होते हैं उनके मकानों के आसपास हमने पढ़ा था कि पीजेंट्स अपने मकान बनाया करते थे। लोग पीपल, वहाँ के लोग आसपास मकान बनाते थे और वह आपस में एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझकर अपने अपने कामों को फुलफिल करते थे। फिर कह रहे कौशल्स, बिशप्स स्टेट और लार्ज चर्चेस। बिशप स्टेट जो होते थे, बिशप के स्टेट, वहां मकान बनते थे आसपास, एक कॉलोनी बन जाती थी। या लार्ज चर्चेस, बड़े बड़े चर्चेस के आसपास बनते थे। थर्ड पैरा देखेंगे, इन टाउन्स, टाउन्स में इंस्टेड ऑफ सर्विसेज पीपल पे टैक्स। अब टाउन्स में सर्विस, सेवाओं के बदले पीपल, लोगों को क्या करना होता था, टैक्स टैक्स पे करना होता था लॉर्ड्स को। यहाँ पर सर्विसेज नहीं लेते थे, बल्कि उनको टैक्स पे करना होता था लॉर्ड्स को। हु ऑन द लैंड, मतलब जिनकी जमीन होती थी और जिस जमीन पर ये पीजेंट खेती करता था, कृषि करता था। टाउन्स टू टाउन्स ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट, पेज नंबर 145, प्रोस्पेक्ट ऑफ पेड वर्क, है ना, एंड फ्रीड फ्रॉम द लॉर्ड्स कंट्रोल। ये सिस्टम, इस तरह का सिस्टम क्रिएट हुआ इस 13th सेंचुरी में, 11th सेंचुरी टू 13th सेंचुरी में। इस तरह का हुआ कि जो सिस्टम था, सिस्टम कौन सा, बिटवीन लॉर्ड एंड पीजेंट के बीच में था। काम के बदले सर्विस मिलती थी, प्रोटेक्शन मिलता था, मिलिट्री प्रोटेक्शन। अब उसकी जगह पर पैसा मिलने लगा, उसकी जगह पर उनको पेमेंट दिया जाने लगा। एंड द फ्रीडम फ्रॉम द और लॉर्ड, और लॉर्ड की जो, लॉर्ड का जो कंट्रोल उन पर होता था, कंट्रोल हुआ करता था, उससे इनको आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गई। फॉर यंग पीपल फ्रॉम पीजेंट फैमिलीज, यंग से लेकर किसान वर्ग, इन सब की लाइफ कुछ इस तरह की हो गई। अब लॉर्ड के अंडर में रहे, लेकिन लॉर्ड का कंट्रोल अब कुछ हद तक पहले से रिड्यूस हो गया था। नेक्स्ट पर है टाउन एयर मैक्स फ्री। जैसा कि यहाँ बताया, टाउन एयर, ये टाउन एयर मैक्स फ्री डिस्कस, है ना। ये उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना है आपको, आज के दौर में नहीं है। ये कह रहे हैं टाउन एयर,
मतलब शहर की हवा, सिटी की जो हवा थी उसने लोगों को आजाद बना दिया। किस तरह आजाद बना दिया वो हम इसमें जानेंगे। यहाँ कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जो 11वीं सेंचुरी से स्टार्ट होते हैं। इसके बीच, लॉर्ड्स के बीच, वेसल्स के बीच एंड लॉर्ड्स वेसल प्लस किसानों के बीच या वहां के लोगों के बीच, ये हम जानेंगे इसमें। वॉज ए पॉपुलर सी, ये एक मशहूर उस वक्त की एक कहावत रही है, एक कहावत रही है, टाउन्स एयर मैक्स फ्री। क्यों? मैनी सर्व्स क्रेविंग टू बी फ्री, बहुत सारे सर, बहुत सारे गुलाम जब बंधुआ मजदूर होते थे, बंधुआ गुलाम होते थे इनके, अपने लॉर्ड्स के, अपने वेसल्स के, वो भाग जाते थे और छुप जाया करते थे टाउन में जाकर, सिटी में आकर छुप जाते थे। इफ ए सर्फ कुड स्टे फॉर वन, अगर कोई सर्फ, अगर वह गुलाम, बंधुआ मजदूर या गुलाम एक साल, एक साल, एक साल एक दिन अगर गायब रहता था अपने मालिक के मकान से, विदाउट इज लॉर्ड डिस्कवरिंग, है नहीं, तो क्या होता था, अगर उसका जो लॉर्ड है वो उसको ढूंढ नहीं पाता है एक साल, कब तक नहीं, किस अवधि तक, किस पीरियड तक, 12 महीने एक दिन, ठीक है, 12 महीने एक दिन, एक साल एक दिन, ये उस वक्त का कोई सिस्टम होगा, वो तरीका होगा। तो क्या होता था, ही वुड बिकम ए फ्री मैन, तो वो गुलाम, वो सर्फ, है नहीं, वो उससे आजाद हो जाया करता, खुद ब खुद सिस्टम ऐसा था उस वक्त में, वो उससे फ्री हो जाया करता। ठीक है, टाउन एयर मैक्स फ्री, विदाउट हिज लॉर्ड कवरिंग ही वुड बिकम ए टाउन मैन, मेनी पीपल इन टाउन्स वर फ्री पीजेंट, बहुत सारे टाउन्स में जो भी काम करते थे वो अधिकांश स्वतंत्र आजाद लोग हुआ करते थे, फ्री पीजेंट या एस्केप सर्फ, या वो सर्फ होते थे जो अपने आकाओं से, अपने मास्टर से बचकर एक साल एक दिन की अवधि पूरी करके उनके चंगुल से निकल जाते थे और स्वतंत्र जीवन गुजारते थे टाउन्स में आकर। बोलो, मैनी पीपल इन टाउन हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर, है नहीं, ठीक है। शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स वर न्यूमरस, टाउन्स में शॉपकीपर्स, दुकानदार और व्यापारी, मर्चेंट्स, सौदागर, ये काफी ज्यादा होते थे क्योंकि इनसे ही टाउन बना और इनसे ही टाउन चला करता था, वहां की गतिविधियां। लेटर बाद में देयर वाज नीड फॉर इंडिविजुअल्स विद स्पेशलाइज्ड स्किल, ठीक है। अभी धीरे धीरे, है ना, जैसे डेवलप, जैसे एज द टाइम पासिस द डेवलपमेंट स्टार्टेड, तो शॉपकीपर सीख रहा है इंडिविजुअल विद स्पेशलाइज स्किल, विशेष तरह की स्किल रखने वाले एक्सपर्ट्स की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। 14 लाइक, जैसे कि बैंकर्स, जैसे कि बैंकर की आवश्यकता महसूस होने लगी, वकीलों की आवश्यकता महसूस होने लगी, तो इस तरह की चीजें स्टार्ट हुई टाउन्स में। बैंकर्स, द बिगर टाउन, जो बड़े बड़े टाउन्स होते थे, हेड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 30,000, बड़े टाउन्स की जो पॉपुलेशन 30,000 हुआ करती थी। दे कुड बी सेड, टू हैव फॉर्म्ड ए फोर्थ ऑर्डर, तो हम कह सकते हैं इस तरह के जो टाउन्स और टाउन्स पीपल का जो कंसंट्रेशन हुआ, जो जमावड़ा हुआ, इसको हम कह सकते हैं फोर्थ ऑर्डर। ये भी समाज का ही हिस्सा है, समाज का ही ये फोर्थ ऑर्डर क्रिएट हुआ, ठीक है, समाज के अंदर। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द गिल्ड। अब देखिए, इकोनॉमिक जो व्यापार होता था, जो बिजनेस होता था, उसको संभालने के लिए यूनियन, जिन्हें कहा जाता था गिल्ड, GUILD, गिल्ड, उसको बनाया गया, गिल्ड्स करता था। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन यानी आर्थिक जो ऑर्गेनाइजेशन था वो गिल्ड थी, मतलब गिल्ड, यूनियन। अब यूनियन का क्या काम होता था आप देखेंगे, ईच क्राफ्ट या इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज इनटू ए गिल्ड, इंडस्ट्री हो या क्राफ्ट हो, ये सब गिल्ड के अंदर आते थे। गिल्ड में जाकर अपने एनरोल करवाते थे, रजिस्ट्रेशन करवाते थे इनटू ए गिल्ड। एन एसोसिएशन, ये वो संगठन था गिल्ड विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करता था, कंट्रोल करता था, गिल्ड वो था, और काम भी करता था। इस कीमत को, क्वालिटी को, इसकी प्राइस को और इसकी पहचान को, सेल को, इन तीनों पर निगाह रखता था, कंट्रोल करता था। गिल्ड के ये काम थे, ये फंक्शन था, ठीक है ना। द गिल्ड हॉल, आप कहते हैं गिल्ड हॉल, बड़े बड़े गिल्ड हॉल, बड़े बड़े ऑफिस जो गिल्ड थे, यूनियन थी, वाज ए फीचर ऑफ एवरी टाउन, हर फीचर के अंदर गिल्ड हॉल देखे जा सकते थे, यूनियन देखी जा सकती थी।
इट वाज अ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग होती थी फॉर सेरेमोनियल फंक्शंस के लिए, एंड वेयर द हेड्स ऑफ ऑल द गिल्ड्स मेट फॉर्मली, जहाँ औपचारिक रूप से जितने भी हेड हुआ करते थे गिल्ड्स के अलग अलग टाउन्स के, वो यहाँ पर आकर मीटिंग करते थे, मिलते थे, डिस्कशन होता था, है नहीं। गार्ड्स पेट्रोल, गार्ड जो होते थे जैसे आपके यहाँ गार्ड होते हैं नाइट के टाइम, चौकसी करने वाले चौकीदार, गार्ड्स, ये टाउन टाउन वॉल्स मतलब परकोटा होता है उसकी चौकीदारी करते थे गार्ड। म्यूजिशियन जो होते थे वो कॉल टू प्ले एट फीस्ट, जब खाने होते थे, भोज होते थे, बड़े बड़े लो फीस्ट होता था, तब म्यूजिशियंस को बुलाया जाता था, है नहीं, संगीतकारों को। एंड इन सिविक प्रोसेशन, और ऐसे ही सिविक प्रोसेशन जब मेले होते, जब कोई सिविक कोई जुलूस निकलता था, तब भी म्यूजिशियंस को बुलाया जाता था। एंड इनकीपर्स लुक्ड आफ्टर ट्रेवलर, जो इनकीपर होते थे, जो धर्मशालाओं के मालिक होते थे, धर्मशालाएं संभालने वाले, वो ट्रेवलर्स को वॉच करते थे, ट्रेवलर्स की। तो ये सिटी लाइफ थी, ये टाउन लाइफ थी, इसने बताया। बाई द 11th सेंचुरी तक, ठीक है, क्या हुआ, न्यू ट्रेड वेस्ट एशिया, अब नए नए व्यापारिक मार्ग डिस्कवर होने लगे, और वेस्ट एशिया से यहाँ का कारोबार, बिजनेस वेस्ट एशिया से होने लगा, रास्ते खुल गए वहां से, वर डेवलपिंग। हाँ, 3 नंबर, स्कैंडिनेवियन मर्चेंट, स्कैंडिनेविया के जो मर्चेंट थे वो सेलिंग, वो साउथ की तरफ अपना घर छोड़कर, नॉर्थ छोड़कर, और अपने साथ सामान लेकर किधर किधर आ रहे थे, साउथ की तरफ। और इनके पास क्या था, जो ये एक्सचेंज करने ला रहे थे, फर, है नहीं, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए जानवर का जो रुआ होता है, खाल होती है, उसको लोग पहनते हैं, औरतें कपड़े बनते हैं, और हंटिंग हॉक्स, और शिकार करने वाले शिकरे, बाज, ये 2 चीजें या कुछ और चीजें इसके साथ वो लाते थे, और इसके बदले साउथ में आके वो क्या लेते थे, क्या लेते थे, कपड़े, कपड़ों के बदले वो ये चीजें लाते थे। ये वहां वो ये उनके नॉर्थ से आकर ये बदले। इंग्लिश ट्रेडर्स, जो अंग्रेज इंग्लैंड से जो व्यापारी आता था, केम टू सेल इट, वो टिन सेल, जिसे टीन कहते हैं हम, टिन सेल करने आता था। इन फ्रांस की बात करें हम, तो 12वीं शताब्दी में कॉमर्स और क्राफ्ट बिगेन टू ग्रो, इन दोनों का, ये दोनों फ्लाउरिश होने लगे, डेवलप होने लगे, क्या, कॉमर्स और क्राफ्ट, दोनों चीजें बढ़ने लगी। अर्लियर, अभी कुछ सालों पहले, क्राफ्ट मैन यूज टू ट्रेवल फ्रॉम मैनर टू मैनर, है नहीं, अभी कुछ साल पहले घर घर जाकर, मैनर होके मतलब हाई ऑफिशियल या लॉर्ड्स के जो महल होते थे, जो कोठियां होती थी, जिसे हम मेंशन कहते हैं, उनके डोर टू डोर जाकर, वहां जाकर ये अपना काम करते थे। लेकिन अब क्या हुआ था, मैंने, नाउ दे फाउंड इट इजियर टू सेल इट, अब इनके लिए एक मार्केट मिल गया था, है नहीं, और ये अपना माल एक जगह बैठकर सेल इट इन वन प्लेस, एंड वेयर गुड्स कुड बी प्रोड्यूस एंड रेट फॉर फूड, जहीं अपने माल को बेचते और उससे फिर अपनी लिविंग, अपनी रोजी रोटी कमाते। इसके बाद इज द नंबर ऑफ टाउन्स ग्रू, अब जैसे टाउन्स की संख्या बढ़ने लगी, कस्बे बढ़ने लगे, व्यापार बढ़ने लगा, टाउन के जो मर्चेंट थे, जो व्यापारी थे, वो मालदार हो गए, पैसे वाले हो गए, और पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। एंड राइवल द पावर ऑफ द नोबिलिटी, और इन्होंने नोबिलिटी, जो सेकंड ऑर्डर आता है, उनको चैलेंज करना शुरू कर दिया, उनके सामने ये अब आने लगे। इसके बाद आता है कैथेड्रल टाउन्स। कैथेड्रल, लार्ज चर्चेज, बड़े जो चर्च होते हैं उन्हें कैथेड्रल कहते हैं। वन ऑफ द वेज दैट रिच मर्चेंट स्पेंड देयर मनी, अब ये धनवान, ये वेल टू डू जो मर्चेंट होते थे, ये अपने पैसे को चर्च में लगाया करते थे, अपनी वेलफेयर के लिए, अपनी भलाई के लिए। स्पेंड देयर मनी वाज मेकिंग डोनेशंस टू चर्चेज, डोनेशन, दान दिया करते थे, किनको, चर्चेज के अंदर पैसा लगाया करते थे। फ्रॉम द 12वीं शताब्दी से, सेंचुरी से, लार्ज चर्चेज कॉल्ड, बड़े बड़े चर्च जिन्हें कहा जाता है कैथेड्रल चर्च, जो बड़े चर्च होते हैं उनका नाम है ये, वर बीइंग बिल्ड, ये बनाए जाने लगे, इनको बनाया जाना शुरू हो गया फ्रांस में। दीज बिलोंग टू द मोनास्ट्रीज, इनका संबंध मोनास्ट्रीज से था, मठों से था।
विद देयर ओन लेबर, यानी अपने खुद के लेबर से, मतलब जैसे मैंने अपनी ओर से लेबर प्रोवाइड कर दिया, किसी ने मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, किसी ने पैसा दे दिया, ये सब तरह का कंट्रीब्यूशन एक कैथेड्रल को बनाने में अलग अलग ग्रुप के लोग, डिफरेंट ग्रुप, हाँ, अलग अलग तरह, अलग अलग समुदायों के लोग दान दिया करते थे चर्चिस को, कोई मटेरियल के रूप में, कोई लेबर के रूप में, कोई मनी के रूप में। कैथेड्रल्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन, कैथेड्रल्स पत्थर के बने होते थे, इसलिए इसको बनने में काफी टाइम लगता था। बिकेम मोर पॉपुलेटेड, और काफी टाइम लगता था और काफी लोग लगते थे इसको बनाने में कंप्लीट। एज देवर बीइंग, जब ये इनका काम चल रहा होता था, तो क्या द एरिया अराउंड द कैथेड्रल, वो एरिया जहाँ पर कैथेड्रल्स, ये बड़े बड़े चर्च बन रहे होते थे, बिकेम मोर पॉपुलेटेड, यहाँ की आबादी और बढ़ जाती थी। हम देखते हैं जब कोई एरिया, उससे कि यहाँ पर एक ऑफिस बनेगा या यहाँ कोई एयरपोर्ट बनेगा, तो उससे पहले ही वहाँ पर प्लॉट बिक जाया करते हैं, वो लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं, मकान बना लेते हैं। उसी तरह जैसे ही ये साइन ऑफ डेवलपमेंट था, बिकेम मोर पॉपुलेटेड, एंड व्हेन दे वर कंप्लीटेड दे बिकम सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज। जब ये चर्च, बड़े बड़े चर्च कैथेड्रल बन के तैयार हो जाते थे, तो ये बन जाते थे तीर्थ स्थल, लोग देखने आते थे। इस तरह से स्मॉल टाउन डेवलप अराउंड देम, छोटे छोटे टाउन्स इन कैथेड्रल्स के आसपास डेवलप हो जाते थे, कॉलोनीज बन जाती थी। अब ये लास्ट 146 का जो है, कैथेड्रल्स वर्क डिजाइन, कैथेड्रल्स का डिजाइन इस तरह बनाया जाता था कि द प्रीस्ट वॉइस कुड बी हर्ड क्लियरली, यानी बड़े बड़े हॉल होते थे बीच में, है नहीं, तो एक पुजारी, ये जो बिशप है, प्रीस्ट, उसकी आवाज को जितने बैठे हुए लोग होते थे, ग्राउंडिंग्स होते थे, वो सुन सकें इससे क्लियरली विद इन द हॉल, हॉल के अंदर वे लार्ज, जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं, इकट्ठे हैं। एंड सो देट द सिंगिंग बाई मंक्स, और वहाँ जो मंक्स हैं, जो साधु सन्यासी हैं, है नहीं, क्रिश्चियन जो मंक्स हैं, वो उनके जो गाने हैं, वो जो मिलकर गाने गा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं, वो सब लोग सुन सकें, इको बने, है नहीं, लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल टुगेदर, मंक्स कुड साउंड ब्यूटीफुल एंड द चाइनिंग बेल्स, और वो बेल्स जो घंटियां बजती हैं बहुत सारी, जिनका मतलब होता, जिनका मतलब लोगों को अपनी तरफ कॉल करना होता है, कॉलिंग पीपल टू प्रेयर, वो घंटियां, वो चाइनिंग बेल्स लोगों को बुलाती हैं अपनी तरफ कि यहाँ प्रार्थना हो रही है, टाइम हो चुका है, लोग वहाँ पर चाइनिंग बेल सुनकर उधर अट्रैक्ट होते हैं। कुड बी हर्ड ओवर ए ग्रेट डिस्टेंस, मतलब वो चाइनिंग बेल्स की आवाज दूर तक सुनाई जा सके, इको बनने की, इको जब इस तरह के इनके डिजाइन हुआ करता था। स्टेंड ग्लासेस, मतलब इन कैथेड्रल में, इन बड़े बड़े चर्चों में स्टेंड ग्लासेस, कांच लगे होते थे, इस तरह के कांच लगे होते थे बिल्डिंग्स में, विंडोज में, खिड़की में, कि ड्यूरिंग द डे द सनलाइट, दिन में सूरज की सनलाइट इसके अंदर आती थी और पूरे चर्च के हॉल को जगमगा देती थी, है नहीं, वुड मेक देम रेडिएंट फॉर पीपल इनसाइड द कैथेड्रल, एंड आफ्टर, और सनसेट के बाद क्या होता था, द लाइट ऑफ द कैंडल्स, मोमबत्तियों की जो लाइट होती है, चर्च के अंदर की लाइट जो होती है ना, जल्दी होती है, वो मेक देम विजिबल टू पीपल आउटसाइड, ठीक है ना। इस तरह से बाहर की और अंदर की जो लाइट हुआ करती थी, अंदर बैठे हुए लोग बाहर की एक्टिविटीज को देख सकते थे, ठीक है, ये मतलब होता था स्टेन ग्लास का। द स्टेन ग्लास विंडोज नरेटेड द स्टोरी ऑफ द बाइबल, बाइबल के अंदर भी स्टेन ग्लास विंडोज की बात कही गई है, थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के माध्यम से, विच इलिटरेट पीपल कुड रीड, जिसको अनपढ़ लोग, मतलब पिक्चर बनाए, कैरिकेचर्स बनाए गए, पिक बनाने के बाद, पिक का मतलब क्या होता है कि एक अनपढ़ आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो उनको देख के बहुत कुछ समझ ले, उसको एसेस कर ले, ठीक है। और नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे पेज नंबर 147, द क्राइसिस ऑफ द 14th सेंचुरी। अब 14th सेंचुरी का संकट, क्राइसिस क्या है, उसको हम थोड़ा सा जानेंगे 5 मिनट और आधे घंटे के आसपास। बाई द अर्ली 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में यूरोपियन इकोनॉमिक एक्सपेंशन, यूरोपियन आर्थिक विस्तार, एक्सपेंशन स्लो डाउन, धीरे बढ़ गया है, मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो एकदम स्लो हो गई। दिस वाज ड्यू टू 3 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स थे जिसकी वजह से यूरोपियन इकोनॉमी थोड़ी सी डाउनफॉल की तरफ जाने लगी।
वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? इन नॉर्थर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप, नॉर्थन यूरोप में बाय द एंड ऑफ द 14th सेंचुरी द वार्म समर ऑफ द प्रीवियस 300 ईयर्स, पिछले 3 साल से 14th सेंचुरी तक आते आते मतलब 14th सेंचुरी से पिछले 300 साल अगर हम जाएं, मतलब 11 12 13 14 12 13 14, ये हम कह सकते हैं। ये 300 साल से इसमें गर्मी रही, गर्मी का मौसम रहा, वहां पर सब कुछ ओके रहा, दिन भी काफी लॉन्गर था, फसलें भी, उससे जुड़े बहुत सारे कामकाज सब सही होते थे। समर्थ ऑफ द हेड गिवन वे टू बिटरली कोल्ड। अब 14th सेंचुरी में हुआ क्या कि अचानक मौसम एक्सट्रीम कोल्डनेस की तरफ बढ़ गया, बहुत ठंडा मौसम हो गया यूरोप का 300 साल बाद 14th सेंचुरी। ठीक है, सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस बाय ए मंथ, 1 महीने का डिफरेंस आ गया इसमें सीजन्स ऑफ ग्रोइंग, फसल को उगाने का, फसल को बाने का, क्योंकि दिन छोटे होते हैं, ये आप जानते हैं, है ना। सीजन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस बाय 1, 1 महीने का डिफरेंस आ गया फसल को बाने का इस महीने। एंड इट बिकेम डिफिकल्ट, और मुश्किल हो गया फसल को उगाना ऑन हायर ग्राउंड, ऊंची हायर ग्राउंड पर फसल को ग्रो करना, उसे कल्टीवेट करना मुश्किल हो गया। क्यों? क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट चेंज हो गई, ये क्राइसिस था, ये संकट था नॉर्थ यूरोप के अंदर, है ना। अभी तक तो गर्मी का सीजन था, इतने साल तक रहा, सेंचुरी तक रहा, लेकिन अब ऐसा हो गया वहां पर। ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस बाय द स्टॉर्म्स, हाई ग्राउंड, स्टॉर्म्स एंड ओशनिक, स्टॉर्म्स तूफान, समुद्री तूफान, और ओशनिक फ्लडिंग, और बाढ़ें, जिसे कहते हैं हम सोनामी। सब ओशनिक जो फ्लडिंग था, डिस्ट्रॉयड मैनी फार्मलैंड, बहुत सारे फार्मलैंड्स को बर्बाद कर दिया, फार्म स्ट्रीट को, विच रिजल्टेड इन लेस इनकम, जिससे इनकम वहां की खुद ब खुद लेस हो गई, जब इतने खेत बर्बाद हो गए, मौसम बदला, मौसम के साथ तूफान आने लगे, तो बर्बादी ही बर्बादी देखी, इससे इकोनॉमी डाउन हो गई, इनकम कम हो गई, टैक्स लोग देने से वो हो गए, कासिर हो गए गवर्नमेंट को। अपॉर्चुनिटीज ऑफर्ड बाय फेवरेबल climate conditions before the 13th century had led to the large-scale reclamation of the land of forest and pasture for the agriculture। ठीक है, अब इसको फिर से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सन के ऊपर, हाफ एन आवर होता है। थैंक यू सो मच। ओके, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।